नमस्कार। आकाशवाणी के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कल अहमदाबाद में एक हृदय विदारक जो घटना हुई है, प्लेन क्रैश का, विमान के दुर्घटना होने का, जिसमें उस पर सवार 241 लोग मारे गए, हम उस पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह गुजरात के अहमदाबाद सिविल अस्पताल का दौरा किया और एयर इंडिया विमान दुर्घटना के घायलों से उन्होंने मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अहमदाबाद में हुए हवाई हादसे से पूरा देश स्तब्ध है। उन्होंने कहा कि हृदय विदारक तरीके से अचानक इतने लोगों की मौत बहुत ही दुखद है। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति किस्मत से बच गया है और प्रधानमंत्री ने दुर्घटना में बचे इस एकमात्र यात्री, जो कि भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं और उनका नाम विश्वास कुमार रमेश है, उनसे अस्पताल में जाकर मुलाकात की। विश्वास ने दुर्घटना से जुड़े अनुभव प्रधानमंत्री के साथ साझा भी किए और दूरदर्शन के संवाददाता नीरज सिंह ने भी विश्वास कुमार रमेश, जो कि इस हवाई दुर्घटना में बच गए हैं, उनसे बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। अहमदाबाद से लंदन के लिए जो फ्लाइट जा रही थी, उस फ्लाइट में 242 लोग सवार थे और उनमें 2 पायलट थे और इसके अलावा 10 क्रू मेंबर थे और 230 आम लोग थे, जिसमें विदेशी भी शामिल थे। विश्वास कुमार इस समय हमारे साथ हैं। आपको बता दें कि विश्वास कुमार इकलौते ऐसे शख्स हैं जो उस हादसे में जिंदा बचे और ये एक तरीके से चमत्कार है, क्योंकि ऐसे चमत्कार बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे, विश्वास कुमार से उन्होंने बातचीत की, उनका हालचाल जाना। सर ने पूछा कि कैसे हुआ, तो मैंने उसके बारे में बताया और सब हालचाल पूछा सब। विश्वास, अगर हम जानना चाहें कि आप थोड़ा सा बता पाएं कि ये हादसा कैसे हुआ था, क्योंकि ये एक बड़ा चमत्कार है जिस तरीके से आप वहाँ से इकलौते ऐसे शख्स हैं जो जिंदा बचे। वो मेरे नजरों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए कि तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना, तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकते वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। अच्छा, थोड़ा सा बता पाएं, जब जैसे ही टेक ऑफ हुई फ्लाइट, क्या हुआ था और अचानक से कैसे हादसा हुआ? टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और व्हाइट। बाद में वो पता नहीं, वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस, तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया जहाँ वो क्या था वो हॉस्टल था, एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में, और सब सामने सब हुआ। ये जब फ्लाइट जब क्रैश हुई, उस समय हॉस्टल पे लैंड की थी, उसी समय आप बाहर निकले थे? नहीं, क्योंकि आई थिंक मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना, वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे थे ना, वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जो जहाँ था वहाँ ही थोड़ा पेस था। फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरे नज़र के सामने ही सब 2 एयर होस्टल वो अंकल आंटी सब उधर ही सब। आप पैदल चल के आए वहाँ से निकल के? हाँ, और थोड़ा जब आग लगी ना, मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा। फिर एम्बुलेंस मेरे को उठा लेके इधर आया हॉस्पिटल में। अभी इलाज वगैरह कैसा हो रहा है? अभी कैसा फील कर रहे हैं आप? इलाज बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत सपोर्टिंग है, बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं सब। विश्वास कुमार रमेश, जो कल अहमदाबाद में हुए हवाई दुर्घटना में एकमात्र यात्री, भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक जो बच गए हैं, अस्पताल में अभी उनका इलाज चल रहा है, हम उनको सुन रहे थे। और सही बात है कि ये एक तरीके से चमत्कार से कम नहीं है।
विश्वास कुमार को खुद के जीवित बचने का भी एक तरीके से कहें वो बता रहे थे कि विश्वास नहीं हो रहा था कि वो आखिर कैसे जीवित बच गए। प्रधानमंत्री ने आज उनसे मुलाकात की और उन्होंने अपनी आपबीती सुनाई। इसके बाद प्रधानमंत्री ने दुर्घटना स्थल का भी दौरा किया और वहां पर बचाव कार्यों में लगे अधिकारियों और अन्य लोगों से मुलाकात कर स्थिति का जायजा लिया। बाद में प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। वे हादसे में मारे गए गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के परिजनों से भी मिले। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि दुर्घटना में मारे गए लोगों में से 6 लोगों के शव पोस्टमार्टम के बाद उनके परिजनों को सौंपे जा रहे हैं। चालक दल सहित 242 लोगों को लंदन ले जा रहा एयर इंडिया का विमान बोइंग 7878 कल अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। ये विमान बीजे मेडिकल कॉलेज के पास एक आवासीय परिसर में जा गिरा था और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनय कुमार जी मौजूद हैं। साथ में हमारा साथ देने के लिए अनुभव रोहतगी हमारी को एंकर भी हैं। अनुभव, बहुत बहुत स्वागत आपका, धन्यवाद, वेलकम। विनय जी, हम सुन रहे थे एक यात्री की आप बीती 241 लोगों के मरने की जो हृदय विदारक घटना है, इसमें एक व्यक्ति का बच जाना ये किसी चमत्कार से तो वाकई कम नहीं है। बिल्कुल, जिसको कहें एक मिरेकुलस एस्केप था, ये बिल्कुल चमत्कारिक है। और वो तो अकेले सर्वाइवर हैं, अकेले व्यक्ति हैं, अकेले यात्री हैं जो इससे बच के निकल आए। और जैसा वो बता रहे थे कि उन्होंने सीट बेल्ट खोली और इस स्थिति में थे कि वो वहां से निकल सके और अपनी आंखों के सामने उन्होंने देखा कि किस तरह से पूरे आग के गोले में ये विमान तब्दील हो गया था। और यहाँ ये भी जानना बड़ा जरूरी है कि जब टेक ऑफ के समय जब कोई भी विमान अपनी यात्रा शुरू करता है तो उसमें जो ईंधन होता है वो पूरी मात्रा में रहता है। और ये अहमदाबाद से लंदन की जितनी दूरी है उसको तय करने के लिए नॉन स्टॉप, बिना किसी स्टॉप के, करीब जैसे कल गृह मंत्री अमित शाह कह रहे थे कि 1,25,000 लीटर इसमें पेट्रोल था, तो कई टन पेट्रोल इसमें था। तो नेचुरली जब वो एक धक्के के साथ अपनी हाइट नहीं गेन कर पाया और नीचे ग्राउंड में गिरा, जमीन पर गिरा, तो जो 1,25,000 लीटर का जो फ्यूल था, इसमें जो ईंधन था, वो एक आग के गोले के रूप में आपने देखा कितना काला धुआं वहां से निकला। तो किसी के भी बच जाने की उम्मीद बिल्कुल ही कम थी। अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर भी कह रहे थे, मगर फिर हमने देखा विश्वास जी सौभाग्यशाली रहे कि इस हादसे में बच गए। और बहुत रेयर होता है हर्षी ऐसा कि इस तरह के इंस्टेंसेस देखने को नहीं मिलते। अगर आपको याद हो, पेरिस में इसी तरह का कॉनकॉर्ड का हादसा हुआ था, जो कि एक सुपरसोनिक पैसेंजर जेट है, पेरिस से न्यूयॉर्क की दूरी कुछ घंटे में तय कर लेता है। और वो टेक ऑफ के समय ही उसमें इसी तरह का हादसा हुआ था और वो प्लेन पूरा टुकड़ों में एक आग के गोले में तब्दील हो गया। और यही नहीं अनुभव, इसमें खास बात यह है कि इनको भगवान की दया से चोट भी बहुत ज्यादा ऐसी नहीं लगी। वो बातचीत कर पा रहे हैं। एक शॉकिंग फैक्टर तो जरूर उनके चेहरे पर दिख रहा है, उनकी आवाज में है, लेकिन चोट नहीं लगी है। शायद इसकी वजह यह है अनुभव कि वो बता रहे थे कि जिस साइड में गिरा वो हॉस्टल का एक पोर्शन था और वो जमीन पे गिरा जी। इसीलिए शायद हर्ष, जो हम लोग के एक हिंदी में कहावत है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, तो वो कहावत पूरी तरह से इन पर विश्वास कुमार रमेश की जो सिचुएशन है, जो हालात, उस पर पूरी तरह से वो उतरती है। And now we are also joined by Neelam Matthews. She is a senior journalist. Neelam, welcome to this program. Thank you. Namaskar. Namaskar. Neelam, I want to ask you now that of course the black box has been recovered. It's a very important piece of equipment which is going to aid in the investigations. But before we come to that, I want to ask you that from the reports say that just before the plane crashed into that building, the Air India plane crashed into that building, hostel building, the pilot had issued a Mayday distress call. So can you tell us about what the Mayday call is and under what circumstances does a pilot issue this? Well, what was happening was that he was not being able to take the plane up, right? And the gear was down. That's the surprising thing. And the flaps were at 0 when they should have been from between 5 to 10 degrees to prevent stall.
So what happened then? Because there was a pilot trying to take the nose up to increase the height, but the problem was because this height was only at about 500 feet, there was hardly any place for him to really, understand what had gone wrong. It could be possible that the control panel could be in the wrong configuration, because the control panel controls the altitude, speed, etc. So that could have been. But the fact is he was trying to pull the nose up while the landing gear was down. That should not have been. The landing gear should have been up so that he could have taken off. एंड अनुभव, आम तौर पर जो सूचनाएं मिली हैं वो विनय आप इसको बताएं कि 400 फीट की जब वो ऑल्टीट्यूड ले लेता है, हाइट ले लेता है कोई प्लेन आफ्टर द टेक ऑफ, तो उसके लैंडिंग गियर्स यानी जो उसके पहिए होते हैं वो अंदर चले जाते हैं. ये 625 फीट की ऊंचाई तक गया है और उसके बाद क्रैश हुआ है. तो ये एक थोड़ी सी समझने वाली बात है कि आखिर कुछ फॉल्ट तो रहा होगा उसमें. बिल्कुल. देखिए, जो 787 को बहुत ही सुरक्षित एयरक्राफ्ट माना गया है और बोइंग के दो जो मॉडल्स थे, एक 737 मैक्स जो ट्रेजेडीज में इन्वॉल्व रहा, लॉयन किंग एयरवेज का एक गिरा था, एक और साउथ एशिया में ही था, और ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जब ये बना था 2011 में, तो बोइंग का कहना था कि इससे 20% ईंधन की खपत में कमी रहेगी और जितनी भी एयरलाइंस है सबको मुनाफा चाहिए, और सब जो बोइंग हो चाहे एयरबस हो, यूरोपियन कंसोर्शियम जो हवाई जहाज बनाती हैं, यात्री विमान बनाती हैं, उनको ये रहता है कि हमारे ऑर्डर बुक में कितने ऑर्डर्स अभी आ गए हैं, और हर कोई चाहता है कि हवाई जहाज और हल्के हों, तरह तरह की मेटल्स उसमें यूज हो, जिससे कि ड्रैग कम हो, वेट कम हो और वो एफिशिएंट हो एयरलाइंस के कमर्शियल ऑपरेशंस के लिए. तो जब ये बना था तो इसमें बैटरीज में थोड़ी प्रॉब्लम आई. जब जापान एयरलाइंस के पास ये प्लेन था तो इसकी लिथियम आयन जो बैटरी थी वो ओवरहीट हो जाती थी, तो कुछ इश्यूज थे, मगर ऐसा नहीं था कि ये जिस तरह का क्रैश हमने देखा अहमदाबाद में, ये पहला क्रैश है 787 ड्रीम लाइनर का. तो जैसे आपने कहा कि इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं. अगर एक और जितने एक्सपर्ट्स के जो व्यूज मैंने पढ़े उसमें ये भी था कि अगर हवा बहुत ही ज्यादा गर्म हो, जो थ्रस्ट चाहिए होता है, जो प्रेशर चाहिए होता है, हवा का दबाव चाहिए होता है, जो इंजन खींचते हैं, बहुत पावरफुल इंजन होते हैं इसके, और जब प्लेन में इंजन का टेम्परेचर अगर आप देखें तो 1.25 लाख लीटर पेट्रोल लेकर चल रहा है, वो एविएशन टर्बाइन फ्यूल लेकर चल रहा है, करीब 1100-1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसका पहुंच जाता है, जो हमने 9/11 के टेरर इंसिडेंट्स में देखा था न्यूयॉर्क में, जब प्लेन्स घुस गए थे WTC में, स्लैम कर दिए थे टेररिस्ट ने, आतंकवादियों ने. तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर्स हैं इसमें, कि जैसे एयरबस का हमने देखा था बेंगलोर में, जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे तो उन्होंने पूरा एयरबस का फ्लीट A320 को ग्राउंड कर दिया था, क्योंकि फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी थी, वो सब कुछ कंप्यूटर पे था. तो ये समझने वाली बात है कि क्या उसमें देखिए हवाई यात्रा में 0.01% भी एरर नहीं हो सकती, ये बिल्कुल 100% सेफ होना चाहिए, और तरह तरह के टेस्ट होते हैं सब. मगर जब वो प्लेन उड़ा तो क्या बात थी, क्या लैंडिंग गियर में कोई प्रॉब्लम हो गई, या उसके कंप्यूटर्स के कंट्रोल में कोई प्रॉब्लम हो गई, या हवा इतनी गर्म थी कि वो थ्रस्ट नहीं ले पाया इंजन और ऊपर नहीं जा पाया. हमने वीडियोस में जो देखा उसमें इतना ही था. जी बिल्कुल. एंड बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ऑफ द ड्रीमलाइनर, द फैक्ट दैट इट्स कंसिडर्ड वन ऑफ द सेफेस्ट planes in the industry, but despite that this crash happened, and probably that is why the Director General of Civil Aviation has directed Air India to carry out additional safety inspections on Boeing 787-8 and 787-9 aircrafts equipped with Gen X engines as a preventive measure following the aircraft crash in Ahmedabad. The DGCA said that inspection should be carried out with immediate effect in coordination with its concerned regional officers. In a statement, the DGCA said that inspection of fuel parameter monitoring, electronic engine control system test, engine fuel driven autocater operational test, and review of takeoff parameters should be one-time checked before departure of flight. It also emphasized for introducing flight control inspection and transit inspection till further notice. The DGCA also issued directions to carry out
power assurance checks within 2 weeks and closure of maintenance action based on the review of repetitive snags during the last 15 days on Boeing 787, 8 and 9 aircrafts at the earliest. It said that the report of the mentioned checks is to be submitted to DGCA for review. And now let's go over to our correspondent, Akashvani correspondent, Ahmedabad correspondent Chirag Bhorania, who's online with us. Chirag, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो कल दुर्घटना हुई है इसके बाद पूरी जो इसमें जांच शुरू हो गई है, आपके पास जांच के बारे में क्या ताजा जानकारी है? जी, अभी मैं यहाँ की ताजा जानकारी आपको दे पा रहा हूँ। उसके हिसाब से टोटल जो दुर्घटना स्थल के आसपास जितने आवासीय क्षेत्र के पीड़ित थे, उनमें से 8 लोगों के शवों की पहचान करके उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। बाकी 220 जितने परिजन के डीएनए की जांच और रक्त के नमूने भी ले जा चुके हैं। उसके अलावा 270 मृतदेह का पोस्टमार्टम भी हो चुका है एज ऑफ नाउ। और अभी जो डीएनए के सैंपल्स लिए गए हैं उनकी जांच के लिए 10 एफएसएल की टीम, उनके 36 साइंटिस्ट 24 घंटे कार्यरत है। और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बता दिया गया है कि रविवार शाम तक जितने भी मृत्यु होने वाले हैं उन सभी के मृतदेह उनको परिवारजनों को सौंप दिए जाएंगे। और बाकी जो 50 लोग घायल थे उनमें से 12 लोगों को हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई है। बाकी जितने लोग हैं वो ऑलमोस्ट आउट ऑफ डेंजर है। उसमें से 30 लोग ऐसे हैं कि जो इंडोर में अभी ट्रीटमेंट ले रहे हैं एज ऑफ नाउ। चिराग, ये जो घायल हुए हैं और जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, इन्हें कितनी चोटें आई हैं और इनको अभी किस कैटेगरी में डॉक्टर्स ने रखा है? जैसे कि इनिशियल सूचना के हिसाब से 50 लोग घायल अवस्था में सिविल अस्पताल में लाया गया था। उसमें से 16 लोग तो ऐसे थे कि जिनको आउटडोर डिपार्टमेंट के अंदर ही रखा गया था, छोटी मोटी चोटें थी जी। बाकी जो 36 थे, बाकी 36 को इंडोर में एडमिट कर दिया गया था। तो उनको छोटी मोटी चोटें आई है, किसी को भी ऐसी गंभीर नहीं है इस 50 जो हॉस्पिटलाइज है उसके अंदर जी। चिराग, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि कुछ देर पहले हमें जो सूचनाएं आ रही कि वहां पर काफी बड़ी तादाद में लोग रक्तदान के लिए पहुंचे, जो आम नागरिक हैं, आम लोग हैं, वो रक्तदान के लिए पहुंच रहे हैं ताकि जो वहां पर जो इंजर्ड है, जो घायल लोग हैं, उनकी इलाज में मदद हो सके। आप इसके बारे में हमें कुछ बताएंगे? जी, मैं पर्सनल रूप से ये कहना चाहूंगा कि मैंने अपनी लाइफ में सबसे एक भयंकर हादसा देखा। और उस हादसे की पॉजिटिव साइड अगर हम देखना चाहें तो जो ह्यूमैनिटी है, ह्यूमैनिटी एट बेस्ड मानवता की मैंने सबसे बड़ी एक राहत कामगिरी देखी। जैसे आपने ब्लड डोनेशन की बात की, अपार्ट फ्रॉम ब्लड डोनेशन ये इंसिडेंस हुआ और जो 5 या 10 मिनट के बाद जब एम्बुलेंस या कोई स्टेट प्रशासन की टीम आई, तब तक स्थानिक लोगों ने आग में जाके अपनी लाइफ रिस्क में डाल के ऑलमोस्ट 15 से 17 लोगों को रेस्क्यू किया है इनिशियली। उसके बाद जो कंटिन्यूस 2 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर जो भी परिवार जो जिनकी मृतक है उनके परिवारजन आए हैं, उनको सपोर्ट देने से लेके उनको खाना या उनको पानी देने से लेके, आपने जैसे बताया ब्लड डोनेशन, बहुत सारी एनजीओ, बहुत सारे इंस्टीट्यूट एंड वॉलंटरीली बहुत सारे लोगों ने ब्लड डोनेशन के लिए सामने से आए। कल शाम को ही सिविल हॉस्पिटल को ये बता देना पड़ा कि दे हैव इनफ ब्लड, फिर उनको सिर्फ ओ नेगेटिव ब्लड की ही जरूरत थी। जी, ठीक है चिराग, हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे कुछ ताजा जानकारी। Mr. Vinay Kumar, here I want to ask you, as Chirag was just telling us that this is the people, they came in such large numbers that the civil hospital has already said that we have enough blood. Good news is that they have enough blood in case it needs to be. But in such cases, we have seen that when such an incident happens, of course, yesterday we saw that the NDRF team and all the other service teams, they very quickly reached the spot, the crash site, because obviously it happened very near the airport, and you normally in such a situation all these teams are already on, at least the police, fire brigade, everything is there all in the spot already. But when such a thing happens, when common man reaches, it sometimes also leads to it kind of makes a problem, it creates a problem for the rescue and relief operation teams also to carry out their work. Yeah, because it's in such cases it's a specialized effort, yes. Rescue and teams and those who extricate people from such crashes,
they are trained persons, whether it is NDRF or police people or fire brigade. They are trained to do this. So the unnecessary interference by the civilians is not warranted. But it's a positive sign that so many hands came in for helping without asking for anything, and because it's a tragedy of overwhelming proportion, I would say, and so many people coming up, coming forward to donate blood for the injured, and we know that no passenger except one, there was no survivor, and all these injured would be must have been from the ground where yes. it crashed. The building where it happened and the nearby areas. Nearby areas, because the splinters, the flying, the scattered debris must have gone too far, about a couple of kilometers away, because the plane was in motion. So this is a positive sign that civil hospital was able to handle this kind of tragedy and bring relief to the survivors and the injured. Yes, Ms. Matthews, I want to ask you, because we've been discussing that the black box has thankfully been recovered from the crash site, and so now obviously it's going to be it's a big relief for the investigators that it has been found so quickly, because anything that is now going to be decoded from the black box is going to help in the investigation. So I want to ask you, how does it help the investigations, and how does the black box, which is actually orange in color, how does it survive a crash such as, in any situation? I don't know why it's orange in color. Very good question. But the flight, there are two boxes. One is the flight data recorder. Yes. And the other is the cockpit voice recorder, which is in the front of the plane, and the flight data recorder is in the rear. And the flight data recorder captures the technical flight parameters such as altitude, speed, engine performance, etc. While the cockpit voice recorder, which is literally in the cockpit, records pilots' conversations, radio transmissions, what kind of cockpit sounds are coming, warning alarms. So the investigators will be able to kind of fathom what actually happened in the cockpit seconds before this happened, the crash. Yeah, right. नीलम, हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे, और इस बीच ये कल का जो हादसा हुआ वो मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में कई डॉक्टर्स उसमें घायल हुए हैं, और सिविल अस्पताल के अधीक्षक जो हैं डॉक्टर राकेश जोशी, उन्होंने बताया है कि इस समय अस्पताल में 32 लोगों का इलाज चल रहा है। कुछ डॉक्टर्स गंभीर रूप से झुलस गए हैं, उन्हें छोड़कर बाकी सभी की हालत स्थिर है। उन्होंने बताया कि घायलों के स्वास्थ्य में शीघ्र सुधार के लिए अस्पताल में सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। पूरे आरोग्य विभाग ने और सिविल हॉस्पिटल ने, सारे डॉक्टर ने मिलकर वो इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल किया। करीबन 60 लोग आए थे उस टाइम पे, जिसमें से काफी लोग ओपीडी बेस पे, जिनको थोड़ी बहुत इंजरी थी, उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। अभी फिलहाल अगर आज हम देखेंगे तो हमारे पास 32 पेशेंट यहाँ पर एडमिटेड हॉस्पिटल के अंदर। हमारे पास उसमें मेडिकल स्टूडेंट भी है, लोग जो हेल्प करने आए थे वो भी है। राइट। Mr. Vinay Kumar, I want to ask you, yesterday, soon after this incident happened, of course, the rescue teams reached the spot. There were relief and rescue operations. Immediately, everybody swung into action. One important thing that, I want to draw your attention to is the green corridors. They were immediately, the green corridors which have been, created in the last few years, emphasis has been given so that, the medical aid reaches the injured and those seriously ill at the, at the earliest. How important, is that? Because we are now seeing the importance of such steps being taken. Yeah, there is already, Vaji, if you see these procedures in Delhi also, police has made it clear that if you don't give way to these life-saving vehicles, the ambulances, where patients are being taken, there is a fine. So there is the awareness from this level. And when green corridor is created, it is in emergency situations to save precious lives. So I think all
state police forces are implementing this, and this is a very healthy sign as per the international protocol and procedures. We should also have it, and our police personnel, I think, in each and every state, they follow this procedure, whether it is an organ donation, Yes. organ being transported to save somebody's life, or injured in such kind of tragedies of, immeasurable proportions take place. The first topmost priority is to save as many lives as you can. This is true of, each and every country, each and every situation, and civil aviation procedures and protocols are followed globally. They are as per the standards laid down by all international regulatory authorities, whether it is India, whether it is America or France or Europe or Malaysia, anywhere you will find the same kind of procedures being followed. And at airport, as you rightly pointed out, there are always emergency services available, fire brigade, police, NDRF, because you never know what can happen. Yes. और हमने देखा कि 242 लोगों में एक व्यक्ति विश्वास जी बच गए हैं, उनकी हमने बाइट भी सुनी और उनको खुद के बचने पर विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन एक कहानी और है जो फ्लाइट में चढ़ नहीं पाई, और कहते हैं ना, किस्मत कब कैसा मोड़ ले लेगी ये कोई नहीं जानता। एक छोटा सा संयोग भी जीवन और मृत्यु का फैसला कर देता है। कल हुए एयर इंडिया विमान हादसे में यही देखने को मिला। दरअसल गुजरात के भरूच की रहने वाली भूमि चौहान उन चंद लोगों में से एक हैं जो बहुत ही अच्छी किस्मत की वजह से इस हादसे में बच गई। उन्हें कल उसी एयर इंडिया की फ्लाइट से लंदन जाना था जो कि दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। भूमि ने बताया कि अहमदाबाद में ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण वो एयरपोर्ट देर से पहुंची और फ्लाइट में उन्हें चेक इन नहीं करने दिया गया, और इस वजह से वो जब तक एयरपोर्ट से बाहर निकल रही थीं तब तक ही उन्हें पता चल गया कि ये फ्लाइट जिस पे वो चढ़ने वाली थी वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। उनके पैर उस समय कांपने लगे। आइए सुनते हैं भूमि ने क्या कहा। लेट होने का रीजन तो यही था कि हम लोग सिटी एरिया में थोड़ा एंटर हो चुके थे, तो उस वजह से हमको लेट हुआ था। एयरपोर्ट से तो घर के लिए निकल चुके थे और हम लोग गाड़ी में ही थे, तभी हमने न्यूज देखा कि ऐसा प्लेन क्रैश हुआ है। एट द टाइम आई वाज फीलिंग टोटली नम, एंड मतलब मैं अपने भगवान का, थोड़ा माता जी का और सब शुक्रिया कर रही थी कि मैं बच गई। लेकिन दूसरी साइड ये भी था कि ये जो इंसिडेंट हुआ है वो बहुत ही थोड़ा टेरिफाइड है। Mr. Vinay Kumar, I want to ask you one question, and though it's not directly related to what happened yesterday, but whenever we board a flight, the first thing when you board a flight before the takeoff, the air hostess, the air crew always, tells you a security drill. They tell you this is what is going to happen, that's what you should do in emergency situation. But a lot of us, actually do not pay attention to it. And like I said, yesterday what happened within a matter of 30 seconds. But still, how important, it is to take such kind of drill, such instructions seriously. Anubhav, very rightly you said these have to be taken very seriously, because you never know what kind of situation may develop. We saw in New York on Hudson River, Yes. there was an Airbus which landed on water. So there are protocols. They tell you in the security drill that there is a float, behind yours, underneath your seat, and you can wear that and you can float on that. So, but in this situation, there was hardly any time for anyone to react or to rescue himself or herself. The passengers were faced with a situation. When the airplane turns into a fireball, there is hardly anything you can do. But there are situations where you have seen the aircraft has skidded, the emergency doors have opened, you have to come down from the chute. तो एंड द इमरजेंसी सीट्स आर अभी हमने देखा था श्रीनगर में लैंड करने वाले एक इंडिगो का जो विमान था, इतना खराब टर्बुलेंस में फंसा था और किस तरह से उसमें अगर किसी ने सीट बेल्ट ना पहनी हो, बहुत कैजुअली आप ले लें तो आप तो उछल के आपका सिर लगेगा रूफ के ऊपर, तो आप उससे भी बहुत सीरियसली घायल हो सकते हैं. And that's all we have time for in this special program in which we were discussing the latest developments in the ill-fated Air India plane crash that happened in Ahmedabad yesterday. Thank you, Mr. Vinay Kumar and Ms. Neelam Matthews for joining us. And from the entire team, namaskar. Namaskar.